हेलो डियर, आपका वेलकम है इस वीडियो के अंदर। बहुत बहुत इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, अभी लास्ट वीडियो के अंदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन छूट गए थे 3-4, एक तो वो करेंगे और इसके बाद हम करने वाले हैं 11वीं 12वीं की जो प्रोबेबिलिटी का सिलेबस है उसमें से एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करेंगे। इसको जितनी आसान भाषा में, जितनी प्रैक्टिकली समझाया जा सकता है उस तरीके से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और इसके अलावा हम करेंगे बेज थ्योरम, यानी कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी। बेज तो उस बंदे का नाम था जिसने रिवर्स प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करी, अपना फॉर्मूला दिया, ठीक है। और इसके बाद बर्नौली ट्रायल्स, कई बंदे बोल रहे थे बर्नौली ट्रायल्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये करवा दो। ये मैं करवा चुका हूँ पहले ही, ये पहले हो चुका है। जैसे वो बंदा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, टारगेट मिस करेगा, हिट करेगा, वो वाले जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर आते हैं, लेकिन वो मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करवा चुका हूँ। तो अगर मैं आपको एक डरावना सा नाम लेकर करवाऊँ कि अरे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन कर लो, जस्ट मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। तो अपना 10वीं 11वीं 12वीं की सारी प्रोबेबिलिटी कवर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है भाई? चलिए जी, तो पहले कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपनी छूट गई थी वो करते हैं, फिर बाकी बचा कुछ इसी वीडियो में करेंगे हम। ये क्वेश्चन ट्राई करो। 3 identical dices are rolled together. What is the probability that the product of all 3 outcomes on the 3 dices will be even? 3 पासे फेंके, 3 डाइस फेंकी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन तीनों के ऊपर जो भी अपना आया होगा, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, कि उन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो इवन होगा। जैसे मान लो ये डाइस 1 है, ये डाइस 2 है और ये डाइस 3 है। आपने डाइस 1 फेंकी, उसके ऊपर 1 आ गया, डाइस 2 के ऊपर 5 आ गया, डाइस 3 के ऊपर 2 आ गया, तो क्या आ गया? आउटकम इवन आएगा। इन तीनों के आउटकम का प्रोडक्ट है। इसके ऊपर 1 आ गया, इसके ऊपर 5 आ गया, इसके ऊपर फिर से 1 आ गया, तो यहाँ पर आउटकम आ जाएगा जी 5, ये ओड होगा। तो वो बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 आउटकम्स ऑन 3 डाइसेस विल बी इवन। क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन होगा? तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये क्या पूछ रहा है कि 3 नंबर्स का प्रोडक्ट इवन है, ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 3 नंबर्स का प्रोडक्ट इवन कब होगा? अगर इन तीनों में से तीनों नंबर इवन आ गए तो भी इवन हो जाएगा। कोई एक नंबर इवन आ जाए, बाकी 2 नंबर ओड आ जाए तो भी इवन हो जाएगा। 2 नंबर इवन आ जाए, एक ओड आ जाए तो भी इवन हो जाएगा। यानी कि कोई भी एक नंबर इवन आ जाए, कोई भी एक, तो ही इवन हो जाएगा प्रोडक्ट। 2 आ जाए तो होएगा ही होएगा, तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 आ जाए तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, इवन तो होएगा ही होएगा, ठीक है। तो इवन के तो बहुत सारे केसेस हैं, तीनों पर इवन आ जाए, 2 पर इवन आ जाए। अब यहां पर मैंने तीसरे पर ओड लिखा, हो सकता है ओड दूसरे पर आए, इवन तीसरे पर आए, ठीक है। तो इवन निकालने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा, यानी कि सारे आउटकम निकालूंगा, तो ज्यादा बन जाएंगे। इससे दूसरा करते हैं काम। क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोडक्ट तीनों का ओड आए, तीनों के जो आउटकम है उनका प्रोडक्ट ओड आए? वो एक ही केस में होगा, अगर इस डाइस के ऊपर ओड आए, इसके ऊपर ओड आए और इसके ऊपर ओड आए। लिख लेते हैं, विषम आए तीनों के ऊपर, तो जो आउटकम है वो ओड ही होगा। किसी भी एक के ऊपर कहीं पर भी इवन आ गया तो आउटकम इवन हो जाएगा। 2 के ऊपर इवन आ गया तो भी हो जाएगा। तो अपने पास बहुत सारे केसेस हैं, किसी पर इवन आ जाए, बाकियों पर ओड आ जाए तो भी इवन हो जाएगा। ये बहुत सारे केसेस हैं। एग्जामिनर इन सब की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, एग्जामिनर इन सब की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। हमें इनकी निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा, हम इसकी निकाल लेंगे। इस इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, ठीक है। क्लियर है? निकालें फिर, चलो भाई। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक डाइस फेंको, आपने 3 डाइस फेंकी हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की तीनों के ऊपर ओड आए। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं एक डाइस फेंकूं और उसके ऊपर ओड नंबर आए? तो टोटल 6 आउटकम है, ठीक। अरे यार, ऋतिक की तरह फैसिलिटी नहीं अपने पास एक हाथ से डाइस के आउटकम दिखाने की है। टोटल 6 आउटकम है, उसमें से 3 ओड हैं, 3 इवन है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओड आएगा? 3/6 यानी कि हाफ। अगली डाइस फेंकोगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओड आएगा? हाफ। अगली डाइस फेंकोगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओड आएगा? हाफ। ये तीनों है ओड ओड ओड, तो तीनों सेम चीजें हैं। क्या इनको हम अरेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, एक ही तरीका है, ठीक है। तो ये आ गया 1/8, ठीक है। तो 1/8, 1 मिनट रुकना भाई,
हाँ जी, तो 1/8 प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला इवेंट हैपन होएगा। तो इस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसके कॉम्प्लीमेंट की, 1 - 1/8 दैट इज इक्वल टू 7/8। ठीक है ब्रदर, आपको ये हमेशा ऐसे देखने की जरूरत नहीं है कि 1 - 1/8, आप ऐसे देख सकते हो 8 में से एक बार ये इवेंट होएगा तो बाकी सारे इसके अलावा वाले इवेंट 8 में से गए 7, 8 में से 7 बार होंगे। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। और यही है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली ट्रायल्स। तो इसको ऐसा फैंसी नाम देके सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये करें फिर। A bag contains x red, 2x - 3 blue and 2x + 3 green balls. If 2 balls are randomly drawn from the bag, then the probability that a red ball and a green ball are drawn is 1/5. ठीक, अगर 2 बॉल निकालें, एक लाल निकले एक हरी निकले, उनकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एक ब्लू, अगर हम एक बॉल ड्रॉ करें और वो ब्लू निकले, ब्लू बॉल ड्रॉ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है देखते हैं। उसके लिए पता होना चाहिए टोटल कितनी बॉल है, ब्लू कितनी बॉल है। ठीक, तो वो बोल रहा है एक तो मैं रेड बॉल निकालूंगा और एक मैं ग्रीन बॉल निकालूंगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ठीक है जी, 2 बॉल निकालनी है। तो रेड बॉल कितनी है, मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको। रेड बॉल है x, एक बॉल तो यहां से आनी चाहिए, XC1, एक बॉल यहां से आनी चाहिए, एंड एक बॉल आनी चाहिए ग्रीन से, ये है। तो 2x + 3C1 डिवाइडेड बाई टोटल कितनी बॉल्स हैं, ये तो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हमें देखने हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटे में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल बॉल है 2x + 2x 4x + x 5x -3 + 3 कट जाएगा तो 5x। तो टोटल कितने वेज में 2 बॉल निकाली जा सकती हैं, 5x बॉलों में से 5x/C2। और मैंने क्या बताया, जब फॉर्मूला लिखेंगे तो ये ऑर्डर का अपने आप ध्यान रख लेता है, तो ऐसे नहीं करना ये रेड है ये ग्रीन है, एक और केस है ना, फॉर्मूला ध्यान रख लेता है। ओके जी, तो करते हैं, देखो। और इसकी वैल्यू उसने क्या बताई है, उसने बताया है कि इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 1/5 इसकी। चलो, तो मैंने क्या बताया आपको, NC1 = N, PNC में हमने किया है, तो XC1 = X, 2x + 3C1 = 2x + 3 डिवाइडेड बाई 5x/C2। नीचे 2 है तो ये 2 तक जाएगा, जैसे अपने पास अगर 10 होता है 10C2 तो 10, फिर अगला टर्म 1 कम लिखते हैं, ऐसे 2 टर्म तक करते हैं और नीचे करते हैं 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही पहले मैं लिखूंगा 5x, फिर इससे 1 कम लिखूंगा 5x - 1, अगर 5x/3 होता तो एक और लिखता 5x - 2, 3 टर्म लिखता। अब 2 है तो 2 ही टर्म, और ये 2 नीचे लिखूंगा तो मैंने ऊपर लिख दिया 2 फैक्टोरियल = 1/5। इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ये 5x - 1 उधर जाएगा, ये इधर होएगा, लिख लेते हैं 2x + 3, 2x + 6, अरे यार इससे गुणा करना है, 4x + 6 = 5x - 1। तो इट इम्प्लाइज दैट x = 1 इधर आएगा 7, x की वैल्यू 7 है। तो ब्लू बॉल कितनी है, तो ब्लू बॉल है मेरे भाई 7 दूनी 14 में से 3 गए 11, और टोटल बॉल कितनी है 5x, तो 7 × 5 = 35, तो 11/35, टोटल बॉल 35 हैं, ब्लू बॉल 11 हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम एक बॉल छाटें तो वो ब्लू बॉल निकले। ठीक है, आगे बढ़ूं, दूसरे तरीके से करवा दूं, चलो। देखो, तो अब मैं करवाऊंगा खुद, ऑर्डर लेंगे हम, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करेंगे। तो एक बॉल हमें चाहिए रेड, एक बॉल हमें चाहिए ग्रीन। तो मैंने मान लिया पहली बॉल रेड निकले, दूसरी बॉल ग्रीन निकले। तो पहली बॉल रेड निकलेगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो रेड बॉल है भाई x, और टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल है 5x, 5x है ना भाई टोटल बॉल। ठीक है, अब पहली बॉल तो रेड निकली, एक बॉल में निकाल के बैठा हूं। अब दूसरी बॉल ग्रीन निकले, तो ग्रीन बॉल कितनी है, ग्रीन बॉल है 2x + 3, तो
2x प्लस 3, और टोटल कितनी बॉल बची हैं, एक तो मैं निकाल चुका हूँ 5x माइनस 1। ठीक है जी। अब मैंने क्या बोला, पहली बॉल रेड निकले दूसरी ग्रीन निकले। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करते हैं तो हमें ऑर्डर सेट करना पड़ता है, पहली रेड दूसरी ग्रीन तो भी काम चल जाएगा, पहली ग्रीन दूसरी रेड तो भी सेम बात है। तो ये कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, आर जी जी आर, दो तरीके से, तो इनटू में 2 इज इक्वल टू, इनकी प्रोबेबिलिटी बता रखी है 1/5, तो डिट्टो सेम चीज है जो हमने यहां पर लिखी थी। अब आगे आप कर ही लोगे, आगे बढ़ जाऊं। A bag contains a certain number of green and pink balls. The ratio of the number of green and pink balls in the bag is this. Green ball इतनी है, pink ball इतनी है। ठीक है। 2 balls are randomly drawn from the bag. 2 बॉल निकाली गई, and the probability that both the balls are pink is 6/17. दोनों बॉल पिंक है, उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। Find the total number of balls in the bag. बताओ। हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन उठा उठा के, बट क्या ज़रूरत है। देखो मैंने ये मान लिया, उसने क्या बताया पहले ग्रीन, कि ग्रीन बॉल जो है वो 2x है और पिंक बॉल जो है वो 3x है। हमने 2 बॉल उठाई और दोनों बॉल पिंक होने की प्रोबेबिलिटी है ये, यानी कि दोनों की दोनों बॉल यहाँ से आएंगी। तो यहाँ से 2 बॉल छाटने के कितने तरीके हैं, 3x C2 डिवाइडेड बाई, और टोटल कितनी बॉल हैं, 3x प्लस 2x 5x, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5x C2, और इसकी प्रोबेबिलिटी भाई ने बता रखी है 6/17। खत्म। अभी सिर्फ फॉर्मूले से करवाऊंगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप कर लेना। दोनों पिंक है तो अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पर भी C2, यहाँ पर भी C2, यानी कि दोनों में नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, जो कि हम नहीं लिखेंगे, कट जाएगा आपस में। तो ऊपर है 3x, तो 3x, अगला टर्म आएगा 3x माइनस 1, नीचे है 5x, अगला टर्म आएगा 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 6/17। ठीक है, ये 5 उधर ऊपर जाएगा भाई, 5 उधर ले जाकर मैंने कर दिया 5 दूनी 10, तो ये इधर ऐसे मल्टीप्लाई होएगा, 17 तिये 51x माइनस 17 इज इक्वल टू 50x माइनस 10। ठीक है, x इज इक्वल टू 7। और आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इस काम को हम मेंटली भी कर सकते हैं। 17 तिये 51, 5 इंटू 10, ये इधर आएगा 50। लेकिन मैं पर्सनली पता क्या करता हूँ, मैं लिख ही लेता हूँ। जितना देर में मैं दिमाग लगाता हूँ, मैंने नोट किया है, उतनी देर में हम लिख लेते हैं। इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते, मैं लिख ही लेता हूँ। ठीक है, ओके। जहाँ पर स्किप करना होगा मैं आपको बताऊंगा। x की वैल्यू 7 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स थी भाई 5x, तो 7 का 5 गुना 35। ठीक है, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस का अपना। A bag contains 2 red, 5 green and 4 yellow balls. 4 balls are drawn at random. Find the probability that out of 4 balls, at least 3 balls are yellow. इसका क्या मतलब है कि कम से कम 3 बॉल, कम से कम 3 गेंदें पीली होनी चाहिए। 3 से कम गेंदें पीली नहीं होनी चाहिए, कम से कम 3 होनी चाहिए। 4 पीली होंगी चलेगा, 5 होंगी चलेगा। ठीक है, हमने बॉल कितनी निकाली है, 4 ही निकाली है, तो अपने पास कम से कम 3 पीली होनी चाहिए। तो अगर 3 गेंद येलो हो तो चल जाएगा। अच्छा, 4 गेंद येलो हो तो चल जाएगा, 5 गेंद तो हमने निकाली ही नहीं, 3 गेंद येलो हो तो भी चल जाएगा। या तो ये काम हो जाए तो भी हम खुश हैं, या ये काम हो जाए तो भी हम खुश हैं। मैं कह क्या रहा हूं, मैं कह ये रहा हूं कि हमने 4 गेंदें निकाली, एक तो निकाल 3 तो उसमें से निकली येलो और एक बॉल निकली नॉट येलो, ऐसे वाई कॉम्प्लीमेंट कर दिया मैंने। 3 बॉल निकली येलो तो भी काम चल जाएगा, और एक बॉल निकली नॉट येलो तो अपना काम चल जाएगा। कम से कम 3 येलो होने चाहिए, या फिर चारों की चारों येलो हो जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो ये केस हो या ये केस हो, हम दोनों में सेटिस्फाइड है, ये अपने फेवरेबल आउटकम है। ठीक है जी, तो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। तो 3 बॉल येलो आ जाए और एक बॉल नॉट येलो आ जाए, तो 3 बॉल येलो, तो येलो बॉल कितनी है 4। इन 4 बॉलों में से 3 बॉल छांटने के कितने तरीके हैं, 4C3। ठीक है, और नॉट येलो, सर ये रेड हो गया ग्रीन हो गया, हमने क्या लेना देना। येलो के अलावा कितनी बॉल है, कितनी बॉल है जो नॉट येलो है। आप बोलोगे सर 5 और 2 7, तो इन 7 में से कोई भी एक आ जाए, इन 7 में से कोई भी एक आ जाए, अलग अलग केस बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो 3 बॉल आए इन 4 में से और एक बॉल आए इन 7 में से। ठीक है,
और यानी कि प्लस, ऐसे ही कर देते हैं, डिनोमिनेटर ऐड ही होगा। चारों की चार बॉल येलो आ जाए तो 4C4, चारों की चारों बॉल इन चार बॉलों में से छठे। ठीक है, तो ये तो अपने फेवरेबल आउटकम है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, कितने तरीके में चार बॉल उठाई जा सकती हैं, कितनी बॉलें हैं, 5 और 2 7 और 4 11, 11 बॉलों में से 4 बॉल उठाने के कितने तरीके हैं। ठीक है, अब हम कॉमन नंबर ऑफ कॉमन केसेस को काट रहे थे ना, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। जैसे इस केस में देखो, या तो 3 बॉल येलो आएंगी और 1 बॉल नॉट येलो आएगी, या चारों बॉल येलो आएंगी। ये दोनों इकट्ठे हो सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है कि 3 बॉल भी येलो आई, 4 बॉल भी येलो आई? अजीब। या तो 3 येलो आएंगे या 4 येलो आएंगे, ये क्या है, 3 भी येलो आई 4 भी येलो आई। तो इन केसेस में कुछ कॉमन ही नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये मैं बता रहा था, 99% ऑफ द टाइम्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे सवाल बनते हैं। बट आपको अंडरस्टैंडिंग मैंने दी, अगर वो 1% भी बनेगा हम कर लेंगे हैंडल। ठीक, करें फिर ये मैं बार बार सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप अननेसेसरीली ड्रो ना। तो भाई 4C3 इजिकल टू 4C1 यानी कि 4, ये है 7, 7 चौके 28 और 4C4 इजिकल टू 1, 28 और 29। ये मेंटली करना आना चाहिए, P&C में बताया। 11C4, 4 टर्म्स तक जाऊंगा, 11 10 9 8 और नीचे लिखूंगा 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। तो 9 8 72 होता है, 24 3 72, 29/330। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। उम्मीद है ठीक ठाक प्रैक्टिस हो गई होगी। काफ़ी वाइड वैरायटी उठा के मैंने दी है, हर तरह के जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम करेंगे जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसका नाम देख के डरने की बात नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी दूंगा, फॉर्मूला ही बताऊंगा और फॉर्मूले के पीछे की अंडरस्टैंडिंग भी दूंगा। ठीक, ओके। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, एक कंडीशन दी हुई होती है। कैसी कंडीशन, एक सवाल करते हैं, देखो ये सवाल करने की कोशिश करो, मोस्ट प्रोबेबली आप कर दोगे इस सवाल को, ध्यान से पढ़ोगे तो। 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स। 10 कार्ड हैं एक बॉक्स के अंदर, ऐसे उनके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे नंबर लिखा हुआ उन कार्ड के ऊपर। 10 कार्ड हैं और एक बॉक्स में प्लेस कर दिए गए। ठीक है जी, ठीक। मिक्सड अप थोरोली, अच्छे से मिक्स कर दिया उनको। देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ किया है। ठीक है, इफ ये कंडीशन दे रहा है, इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। उसने क्या बताया है, उसने ये बताया है कि ये पता है हमें कि कार्ड के ऊपर जो नंबर आया है वो 3 से बड़ा है। ठीक है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर मान लो एग्जामिनर ने कुछ भी ना बताया होता है कि यार हमें नहीं पता यार कि इवन नंबर आया है, ओड नंबर आया है, 3 से बड़ा आया है, छोटा है, हमें नहीं पता भाई, हमें मत तंग करो। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर इवन होगा। तो आपको पता है कि 5 नंबर इवन होंगे, 1 से लेकर 10 तक, 2 4 6 ऐसे करके, और टोटल नंबर है 10। तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। अगर हमें कुछ भी ना पता हो, लेकिन अब हमें पता है ना, किसी ने आपको जानकारी दी है कि भाई नंबर जो है, वो जो कार्ड जो है उसके ऊपर 3 से बड़ा आया है। ठीक है, तो उसने जब हमें एक जानकारी दी, तो पहले एक बात बताओ, पहले पॉसिबल आउटकम कितने थे जब कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं थी? कितने पॉसिबल आउटकम थे, कितनों में से कार्ड आ सकता है? आप क्या बोलोगे, यार कार्ड तो इन 10 में से किसी एक में आएगा, इन 10 में से कोई भी हो सकता है। लेकिन अब बंदे ने बताया कि यार कार्ड तो 3 से बड़ा है, हमें पता चला कि कार्ड 3 से बड़ा है, इसके अलावा और कुछ हमें नहीं पता चला। तो आप बोलोगे अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? क्या 2 मिल सकता है उस कार्ड के ऊपर? नहीं मिल सकता। क्यों मिलेगा? 3 से बड़ा कार्ड निकला है, 2 तो पॉसिबल आउटकम ही नहीं है। तो वो कई बार क्या करता है, एक कंडीशन बता देता है कि ऐसा हुआ है, तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो घट जाते हैं। वो ऐसे बता देता कि इफ इट इज नोन कि एक इवन नंबर आया है, तो इसका मतलब पॉसिबल आउटकम क्या है, या तो 2 आया होगा, या 4 या 6 या 8 या 10, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आया है। ठीक है, तो उसने अपने अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, ये हो गए। टोटल पॉसिबल आउटकम्स। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है,
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो वो बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आएगा। तो यार इसके अंदर इवन नंबर कौन कौन से हैं, इसके अंदर इवन नंबर हैं 4, 6, 8 और 10। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये तो है अपने फेवरेबल आउटकम 4 हैं, 1 2 3 4, और पॉसिबल आउटकम है 7। 10 में से 3 आउटकम उसने काट दिए इस इंफॉर्मेशन के साथ, तो 4/7 है। इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये सिर्फ इतनी आसान भी नहीं है, एक फॉर्मूला होएगा उसकी अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा, बाकी आसानी है, कोई कोई खास है नहीं इसके अंदर कुछ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, वो कोई कंडीशन देगा कि हमें पता है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उससे होता क्या है, जो भी उसने कंडीशन बताई है कि भाई जो नंबर आए हैं वो तो सारे कंपोजिट नंबर ही आए हैं। इफ इट इज नोन दैट ऑल द नंबर ड्रॉन, द कार्ड ड्रॉन हैज ए कंपोजिट नंबर, तो हमें जो पॉसिबल आउटकम है वो कम हो जाते हैं कि अच्छा जो भी कंपोजिट नंबर, अच्छा इन्हीं में से पक्का कोई कार्ड होगा। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। जब फॉर्मूले की जरूरत होगी तो फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको। ये क्वेश्चन करो। ठीक है, इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, उसमें से 430 गर्ल्स हैं। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th। मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं इसे सॉल्व करने के लिए, बट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो 1000 स्टूडेंट अपने पास, उसमें से 430 गर्ल्स हैं। गर्ल्स कितनी हैं, 430, और बाकी के क्या हो जाएंगे, बॉयज, जितने भी हों डजंट मैटर। ठीक है, और इस गर्ल्स में से 10% जो हैं वो क्लास 12th में पढ़ रही है, क्लास 12th में पढ़ रही हैं 10%, और बाकी की क्लास 12th में नहीं पढ़ रही, नॉट इन क्लास 12th। ठीक, ओके से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम किसी स्टूडेंट को रैंडमली चूज करें तो वो क्लास 12th में पढ़ता हो, गिवन एक कंडीशन दे दी, गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। देखो अगर मैं ये बोलूं क्या प्रोबेबिलिटी है, मैंने आंख मीच के कोई स्टूडेंट उठाया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 12th क्लास में होगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 12th बटे में पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसने ये बताया है कि भाई हमने एक स्टूडेंट रैंडमली पिक किया है, लेकिन इतना हमें पता है कि वो एक लड़की है, कि जो भी स्टूडेंट पिक हुआ है वो एक लड़की है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, हाँ जी सर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि चूजन स्टूडेंट, सॉरी, ये तो हमें पता है, गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, हमें पता है छाटा गया स्टूडेंट एक गर्ल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th, कि वो 12वीं कक्षा में पढ़ता है। तो हमें इतना पता है कि जो भी स्टूडेंट पिक हुआ है वो एक लड़की है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, जो भी स्टूडेंट चूज हुआ है वो एक लड़की है, तो जितनी भी लड़कियां उसी में से कोई चूज हुआ होगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम है 430, टोटल लड़कियां कितनी हैं 430। ठीक है, अब तो ये तो टोटल पॉसिबल आउटकम है, उन्हीं 430 में से कोई ना कोई चूज हुआ होगा। मैं पूरे डिटेल में बता रहा हूँ, ये बहुत ईजिली मैं बता के आगे बढ़ सकता हूँ, मैं जानबूझ के बता रहा हूँ। किसी को ये लग रहा है मैं बार बार बोल रहा हूँ तो तेज कर लेना वीडियो को। ठीक, ओके, तो इन 430 लड़कियों में से कोई ना कोई पिक हुई होगी। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 12th में है, तो 12th में मेरे भाई 43 लड़कियां हैं, इसका 10% है 43, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 430। उन 430 लड़कियों में से कोई उठा होगा, हमें पता है लड़कियों में से कोई स्टूडेंट पिक किया गया है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 43, क्योंकि लड़कियां जो हैं 12th क्लास में 43 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कि वो 12th क्लास से आए तो 43 अपॉन दिस, तो 1/10। तो डायरेक्टली इस 10% से मैं आपको बोल सकता था क्वेश्चन पढ़ के कि 1/10 होगा उत्तर, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तेज आप अपने आप कर लोगे एक बार जब आप समझ जाओगे चीज़ों को तो। ठीक है, कई बार बच्चा सोचता है इतना क्यों लिख दिया, 2 मिनट लगा दिए समझाने में, आप ही 2 मिनट ले रहे हो। उन बच्चों के लिए एक ही दिल करता है कि एक बार पर्सनली आओ, एक गुस्सा दूँ तो। ठीक है, अब यहाँ पर अब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपको
ठीक है जी। हाँ जी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहां पर आपको मिलेगा। देखो, अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर एग्जामिनर ने आपको क्या बताया, एग्जामिनर ने यह बताया है कि भाई हमें पता है कि जो दिया हुआ नंबर है वो 3 से बड़ा, जो नंबर छांटा गया है वो 3 से बड़ा है। उसने कुछ ना कुछ आपको एक चीज बताई है। तो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं क्वेश्चन 67 का, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का। तो एक इवेंट है बी। इवेंट बी है कि ए नंबर ग्रेटर देन 3 इज ड्रॉन। उसी क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं कि इवेंट बी है कि 3 से बड़ा एक कार्ड आए, ये एक इवेंट है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट बी होगा? 3 से बड़े कितने कार्ड हैं भाई? टोटल 10 कार्ड थे, तो सर 3 से बड़े तो 7 कार्ड हैं, 7/10, ठीक है। तो ये इवेंट, उसने क्या बताया है, ये इवेंट हो चुका है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि कुछ ना कुछ हो चुका होता है। तो मैं एक तो ऐसा इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी एग्जामिनर पूछता है, और एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी जो इवेंट हो चुका होता है। इवेंट ए है कि एन इवन नंबर्ड कार्ड इज ड्रॉन। यही है वो क्वेश्चन। उसने बोला है कि इवेंट भी हो चुका है, हमें पता है कि जो कार्ड आया है वो 3 से बड़ा आया है, यानी कि हमें पता है कि इवेंट भी हो चुका है, ठीक है। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट भी अगर हो चुका है तो इवेंट ए हो, यानी कि 3 से बड़ा अगर कार्ड ड्रॉ हुआ है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड इवन हो। तो इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ इवेंट बी हैज हैपेंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सीधा डंडा बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ इवेंट बी हैज हैपेंड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखना, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट बी। देखो इवेंट बी तो हो चुका है, इवेंट बी हो चुका है, यानी कि जो भी कार्ड ड्रॉ हुआ है वो 3 से बड़ा है। तो जो पॉसिबल आउटकम है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी चीज की, कि भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटे में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं? बिकॉज इवेंट बी हो चुका है, तो इवेंट बी के जितने भी टोटल आउटकम है वही अपने टोटल पॉसिबल आउटकम है। 3 से छोटा कार्ड नहीं आना अब, क्योंकि हमें पता है कार्ड तो 3 से बड़ा चूज हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट बी। इवेंट बी के कितने आउटकम है? 1 से लेकर 10 तक के कार्ड में 7, 3 से बड़े 7 कार्ड है। और यहां पर मैं क्या लिखूंगा, अब मुझे पता है कि इवेंट बी हुआ है, यानी कि अब ऐसे देखना, अब मुझे पता है कि 1 2 3 4 6 7 8 9 10। अब मुझे पता है कि ये तो नहीं हुए हैं, अगर कोई भी कंडीशन नहीं होती तो टोटल आउटकम होते 10, लेकिन इवेंट भी हुआ है तो आउटकम सिर्फ इतने सिमट कर रह गए, ठीक है जी। तो ये तो टोटल आउटकम है। अब मुझे कौन से आउटकम चाहिए? मुझे वो आउटकम चाहिए कि इवेंट बी के अंदर, ये इवेंट बी के टोटल आउटकम है, इनके अंदर इवेंट ए कभी हो रहा है क्या? कोई इवन नंबर है क्या? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये, ठीक है। अगर मैं आपको इसको एक और तरीके से बताऊं कि इवेंट बी के अंदर इवेंट ए के कितने आउटकम हैं, यानी कि इनको मैं बोलूंगा नंबर ऑफ आउटकम्स कॉमन इन इवेंट ए एंड बी। इवेंट ए क्या है? इवेंट ए है कि एक इवन नंबर्ड कार्ड आए, यानी कि 2 4 6 8 10 में से कुछ भी आए, लेकिन हमें पता है कि इवेंट भी हो चुका है, यानी कि 4 5 6 7 8 9 10, यही पॉसिबल आउटकम है। तो भैया पॉसिबल आउटकम तो हैं 7, लेकिन हमारे फेवरेबल कितने हैं? जो हमारे फेवरेबल हो सकते हैं वो हो सकते हैं जो नंबर ए के आउटकम और बी, ये जो इवेंट बी हो चुका, इनके कॉमन आउटकम। हमें तो 2 आए तो भी चलेगा, बट 2 आएगा तो नहीं ना, पॉसिबल आउटकम है ही नहीं वो, क्योंकि कार्ड तो 3 से बड़ा ड्रॉ हुआ है। तो ऊपर आता है नंबर ऑफ आउटकम्स कॉमन इन ए एंड बी। ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, क्लियर है। अब इस फॉर्मूले का एक और रूप है, देखो, अगर मैं एक काम करूं, ध्यान से सुनेगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह 10 से डिवाइड कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे सर नहीं पड़ेगा, ठीक है।
ऊपर और नीचे दोनों जगह 5 से डिवाइड कर दूं, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मैंने ऊपर भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर दिया, यानी कि नंबर ऑफ ये जो भी है इसको मैंने डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी कि 10 से, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यानी कि 10 से, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम बटे में नंबर ऑफ आउटकम ऑफ बी बटे में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जितने भी 10 थे। तो ऊपर मेरे पास बन जाएगा, ऊपर क्या हो गया, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए इंटरसेक्शन बी बटे में टोटल, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में ये हो गया नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट बी बटे में टोटल आउटकम यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर मुझे सिर्फ नंबर ऑफ आउटकम नहीं पता, इनकी प्रोबेबिलिटी भी पता है तो भी मैं निकाल सकता हूं, सीधी सी बात है। इसको मैं कैसे बोलना चाहूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ इवेंट एफ हैज हैपेंड, यानी कि एफ हो चुका है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और अब मेरे फेवर में क्या है कि यार एफ तो हो चुका है, मुझे पता है एफ और ई के बीच में अगर कुछ भी कॉमन है, मुझे इवेंट ई करवाना है, एफ और ई के बीच में जो भी कॉमन है वो मेरे फेवरेबल आउटकम होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसको आप कैसे भी लिख लो, नंबर ऑफ इवेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ लिख लो। ये जनरली वो बताएगा नहीं ना आपको, ये ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ इवेंट, ये लिख लो नंबर ऑफ आउटकम्स इन एफ, ठीक, क्लियर। अगर मैं आपको बोलूं प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट एक्स इफ इवेंट वाई हैज हैपेंड, इवेंट वाई हो चुका है, ये कंडीशन है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे इवेंट वाई हो चुका है भैया, टोटल आउटकम यही है। अब इवेंट एक्स होना है तो इवेंट वाई हो चुका है, तो एक्स कैसे हो सकता है, तब हो सकता है वाई और एक्स में अगर कुछ कॉमन है तो वो हो जाए। ये समझ गए? अब समझ गए, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, सीधा मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, अंडरस्टैंडिंग बताई है, अभी से करोगे आप। ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, और 2 क्वेश्चन है, 2 ही ठो क्वेश्चन है आपके पास, एक तो ये वाला बताना है और एक ये वाला बताना है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डंडा एफ, इसका मतलब क्या है भाई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ई इफ एफ हैज हैपेंड, तो नीचे आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और ऊपर आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2 बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.3 इज इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसको क्या बोले पता नहीं, इसका नाम क्या होगा देखूंगा अगली बार, ठीक है, एफ बटे ई बोल देते हैं अब, तो क्या ही है एफ बटे ई, वैसे बटे नहीं है, बटे तो ये वाला होता है ना, वैसे ये साइन सीधे वाला है, वैसे साइन को बोलते क्या उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इवेंट ई हो चुका है तो टोटल पॉसिबल आउटकम अब इतने ही है जितने इवेंट ई के थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और इवेंट एफ कराना है, यानी कि एफ और ई में क्या कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी। अब एफ इंटरसेक्शन ई हो या ई इंटरसेक्शन एफ हो, एक ही बात है भाई, ठीक है। तो दैट इज 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू, यहाँ पर ये आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ऐसे ई इज इक्वल टू लिख कर रहा हूँ ना 0.6, ठीक है, इट विल बी 1/3, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ, ये मैंने यहाँ पर उत्तर लिख रखे हैं 2/3 1/3। कई बार क्या होता है कि मैंने उत्तर निकाल दिया, मैंने गलत निकाल दिया, भाई सिली मिस्टेक हो जाए, फिर बच्चे बाद में पूछते रहते हैं सर उस क्वेश्चन का ऐसे निकाल दिया है क्या, यही है क्या, मेरा तो ये आ रहा है। मैंने कहा मैं यहाँ पर अब उत्तर ही लिख लेता हूँ ताकि मैं वेरीफाई कर लूँ, गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। हाँ बट आपको मैं दिखाना नहीं चाहता उत्तर, फिर सवाल निकालने का मजा गायब हो जाएगा आपका। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको हमेशा पढ़ना आपने ऐसा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इफ ए हैज हैपेंड, तो ए हो चुका है तो टोटल आउटकम आपको पता लग जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, या फिर जो नीचे वाला है वो नीचे आएगा, ऊपर वाला मतलब रट तो आप कैसे भी सकते हो, अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताई दी। इसकी वैल्यू है भाई साहब 0.4, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर ने हमें क्या बता रखा है, उसने हमें ये बता रखा है इसकी वैल्यू है 0.8,
तो यहाँ से मुझे क्या पता लगता है, ये 0.8 उधर जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ये इधर जाएगा 0.32। ठीक है जी, 8 चौके 32। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए की बात आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इफ बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि है ये 0.32, और नीचे है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि दे रखी है 0.5। तो 2 से 16 पर, 2 से 25 पर। ठीक है, 1 2 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होते हैं भाई साहब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये मैं साइड में निकाल लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, घटा में ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है, ये रहा 0.32। ऐसे कर लेते हैं ताकि मामला शांत रहे, अच्छा लगे हमें, दो हैं। तो ये हो गया 18.18 इन दोनों का सिस्टम, तो ये इन दोनों का मिलाकर हो जाएगा 0.98। दैट इज द आंसर। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। इवेल्युएट यानी कि वैल्यू निकालो, ज्ञात करो। क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। तो मुझे पता है 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/13, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/26। ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 13, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। मैंने क्या किया, मैंने इसको और इसको इक्वेट कर लिया, उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई। और उसने बता रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/5। अब इन दोनों में से एक बताना पड़ेगा उसे, ताकि हमें दूसरा पता चले। तो उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दी 5/13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उठ के उधर जाएगी, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, जो कि होगी 5/13, और इधर है 2/5, तो ये हो गई 2/13। ठीक, वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि 5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13। ठीक, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, 5 में से 2 गए 3, 3/13। अब यहाँ पर नीचे 26 है, तो क्या करो, इसको ऊपर नीचे मन ही मन में 2 से गुणा कर लो, 6/26, तो 6 और 5 11/26। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ जाऊं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इससे क्या होगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी, इसके अंदर टोटल 3 चीजें होती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वो क्या करता है, ये देगा तो इन तीनों में से कोई भी 2 देता है, ताकि आपको एक पता लगे। तो उसने बता रखी है ये जो है 6/11 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखी है ना 7/11 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको पता लगेगा। ठीक है, इसको मैं उठा के इधर ले आया ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ओके जी, तो 6 और 5 11/11 माइनस 7/11, ये उधर जाकर माइनस का होगा, 11 माइनस 7 4/11। ठीक है, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर भी देख सकते थे, 6 और 5 11 में से क्या घटाएं कि 7 आए, 4/11। ठीक, ये और अच्छा लगेगा ऐसे सोचना, ऐसे आदत डालेंगे तो। ठीक है, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये तो हो गया 4/11। ठीक है जी, सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ठीक है, ये भी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ये भी आ जाएगी। ये मेरे को HW देना चाहिए था ना, ये दोनों आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिले हुए लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, खुद निकालो, आंसर बता दूं अभी,
इसका उत्तर है 4/5 और इसका उत्तर है 2/3। अब आएगा मजा। नाउ द मजा विल कम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो हम कर चुके हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बिल्ड करेंगे प्रैक्टिकल सिचुएशन देकर। देखो ये नीचे आपको उत्तर दिख रहे हैं, ये दिखने नहीं चाहिए वैसे ना, नेक्स्ट टाइम छुपा के लाऊंगा। डिटरमाइन PE/F इफ ए कॉइन इज टोस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार उछाला गया है, ठीक है, और इवेंट E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर इवेंट F हो चुका हो, ठीक है। इवेंट E क्या है, 3 क्वेश्चन है इसी एक स्लाइड में। इवेंट E है कि हेड ऑन थर्ड टॉस, कि तीसरे टॉस पर हेड आए, लेकिन इवेंट F हो चुका है, हमें पता है इवेंट F हो चुका है, तो हमारे पॉसिबल आउटकम कम हो जाते हैं। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम होते हैं? अब देखो मैंने क्या बताया, कॉइन को 3 बार टॉस किया है। कॉइन को अगर आप 3 टाइम टॉस करते हो तो उसमें 8 ही टोटल आउटकम होते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा चुका हूं मैं लास्ट वीडियो के अंदर कि भाई अगर तीनों हेड आ जाएं, अब एक बार टेल आ जाए तो टेल पहले पर आ गया, अब टेल दूसरे पर ले आया मैं, अब मैं टेल को तीसरे पर ले आया। रटने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, इतने तो आपको याद हो जाएंगे ये है? अब टेल एक बार लिया था, अब की बार मैं टेल को 2 बार ले लूं, यानी कि हेड को एक बार ले लूं, तो हेड पहले पर ले लिया, हेड जो है वो दूसरे पर ले लिया, और हेड जो है तीसरे पर ले लिया, और अब की बार तीनों पर टेल आ गए। ये 8 आउटकम है, ठीक, ओके जी। तो इसको जिस क्वेश्चन को जिस तरीके से करना बेहतर होगा उस तरीके से करेंगे। इसको मैं फॉर्मूले से करा सकता हूं लेकिन नीड नहीं है, ठीक, ओके जी। उसने बोला है इवेंट F हो चुका है, उसके बाद E की प्रोबेबिलिटी, इसका यही मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इफ इवेंट F हैज हैपेंड। तो क्या हो चुका है, हमारे टोटल आउटकम अब यही होंगे। इवेंट F के जो भी आउटकम है वही अपने पॉसिबल आउटकम है, क्योंकि इवेंट F हो चुका है। इवेंट F है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, कि पहले 2 टॉस के ऊपर हेड आए। तो पहले 2 टॉस के ऊपर हेड इनमें से किन किन में आ रहा है बताओ? पहले 2 टॉस पर हेड आया है, ये हम श्योर हैं। तीसरे टॉस पर या तो हेड आ जाएगा या फिर तीसरे टॉस पर टेल आ जाएगा, और क्या ही होगा बताओ? भाई पहले 2 पर उसने बोला हेड ही आया है, तो ये तो नॉन चीजें हैं कि पहले 2 पर तो हेड ही आएगा, हमें पता है, तीसरे का नहीं पता, तो उस पर या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, ओके जी। तो अब ये बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड ऑन, ये तो अपने पॉसिबल आउटकम है, टोटल अपने 2 पॉसिबल आउटकम है, ठीक है। ये बोल रहा है हेड ऑन दी थर्ड टॉस, तीसरे टॉस पर हेड आए, तो अपना फेवरेबल आउटकम एक ही है, तीसरे टॉस पर हेड आए, प्रोबेबिलिटी इज 1/2। या फिर इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, मुझे एक बात बताओ, 3 कॉइन उछाले, उस पर कुछ आया, दूसरे पर कुछ आया, ठीक है। अब तीसरा कॉइन उछाल रहे हैं और वो पूछ रहा है तीसरा कॉइन उछाल रहा हूं, पहले 2 का आउटकम मुझे पता है, तीसरा कॉइन उछाल रहा हूं, बताओ इस पर हेड आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहले कुछ भी हुआ हो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो हाफ ही है। इस पर टेल आएगा, कुछ भी हुआ हो, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। मैं बोलूं मैंने 1000 सिक्के उछाले, उनके जो भी आउटकम आए मैंने लिख लिए, अब 1001वां सिक्का उछाल रहा हूं, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा? अरे भाई एक सिक्के के 2 ही आउटकम होते हैं, उनमें से हेड एक आउटकम है, तो हाफ ही है, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, इवेंट F हो चुका है, यानी कि एट मोस्ट 2 हेड्स आए हैं, एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स आए हैं, तो यानी कि 2 हेड्स वाला तो चल जाएगा, 2 हेड से ज्यादा नहीं चलेंगे, यानी कि 1 हेड वाला केस भी चल जाएगा, 0 हेड वाला केस भी चल जाएगा। यानी कि एटमोस्ट 2 हेड वाला केस भी चल जाएगा, 1 हेड वाला भी और 0 हेड वाला भी, 2 से ज्यादा हेड नहीं चाहिए। तो ऐसे कितने केस हैं भाई? टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? तो यहां से आप देखो 2 हेड से ज्यादा वाला नहीं चलेगा, तो 2 हेड से ज्यादा तो 3 ही हेड आ सकते हैं ये, तो बाकी सारे 7, ये 7 अपने टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए, ये 7। यहां पर 2 से ज्यादा हेड किसी में नहीं है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम है 7। इवेंट F हुआ है तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ हुआ होगा। अब वो बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी, इन्हीं में से कुछ ना कुछ हुआ है मुझे पता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 2 हेड आए, एटलीस्ट 2 हेड, तो इनमें से एटलीस्ट 2 हेड किन किन में से हैं? तो इन्हीं 3 में है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, 2 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते यहां पर, 2 से ज्यादा वाला तो केस ही नहीं है, तो 1 2 3, तो आंसर विल बी 3/7, ठीक।
ठीक है भाई। ये लो, बाद में भी आप कर पाओगे इसे। क्वेश्चन नंबर 3, एटलीस्ट वन टेल इवेंट एफ हो चुका है, एटलीस्ट एक टेल आया है। एटलीस्ट वन टेल का क्या मतलब है? कम से कम एक टेल आए, एक टेल आए और उससे ज्यादा टेल आए हम सह लेंगे, कम नहीं सहन होगा हमसे, ठीक है। तो टोटल क्या होता है? एक टेल आए, दो टेल आए, तीन टेल आए, इसके अलावा बच क्या गया? जीरो टेल आए। जीरो टेल यानी कि सारे के सारे हेड, सेम बात हो गई। एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल आया, दो टेल आए, तीन टेल आए, तो फिर से वही हो गया इवेंट एफ के लिए, यानी कि यही लेना पड़ेगा मुझे 7। अब वो ये बोल रहा है एट मोस्ट टू टेल, ज्यादा से ज्यादा टू टेल आए। तो ज्यादा से ज्यादा यानी कि ज्यादा से ज्यादा टू टेल आए, उससे कम चल जाएगा। तो दो टेल कहाँ है? फिर सारे हो गए क्या? ज्यादा से ज्यादा टू टेल, एक टेल भी चल जाएगा, दो टेल भी चल जाएंगे, तीन टेल नहीं चलेंगे। ये रहा, ज्यादा से ज्यादा टू टेल, तीन टेल नहीं चलेंगे, एक टेल भी चल जाएगा और दो भी चल जाएंगे, तो 6। तो ये हो गया है जी 6। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ, ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड, एक ब्लैक और एक रेड डाइस रोल करी गई है, एक काली और एक लाल पासा फेंका गया है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। इसको मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से लिख के, ठीक है, बाद में जल्दी आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन ए 5। तो गिवन दैट ये इन्होंने बता दिया है क्या, कि ब्लैक डाइस पर 5 आया है। तो उसने ब्लैक डाइस फेंकी, उसके ऊपर क्या आया? 5। फिक्स हो गया ना, ये 5 आया है, 6 नहीं बन सकता इसका, 5 आया है तो, ठीक है। अब वो रेड डाइस फेंकेगा, तो रेड डाइस पर क्या आउटकम हो सकते हैं? रेड डाइस पर तो सारे आउटकम हो सकते हैं 1 से लेकर 6 तक, सारे, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ओके जी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9? तो ग्रेटर देन 9 सब कब बनेगा? देखो टोटल आउटकम 6 है, कैसे हैं 6? देखो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बट समझाने के लिए समझने की जरूरत है। पहली डाइस पर 5 आया, ये फिक्स है, हो सकता है दूसरी डाइस पर 1 आए, हो सकता है ना ये वाला केस बन जाए, दूसरी पर 1 आ जाए। पहली पर 5 है, हो सकता है दूसरी पर 2 आ जाए। पहली पर 5 है, दूसरी पर 3 आ जाए। पहली पर 5 है, दूसरी पर 4 आ जाए। आप बोलोगे जी हाँ सर। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम है। तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं भाई साहब? 6। और फेवरेबल आउटकम कितने हैं? वो बोल रहे हैं 9 से ज्यादा सम आए। तो कब आएगा 9 से ज्यादा सम? इन दोनों केस में 5 और 4, पहली पर तो 5 है, दूसरी पर 4 आए, तो 9 ग्रेटर देन 9 चाहिए, तो इन दो पर। तो यानी कि फेवरेबल आउटकम है जी 2, तो 1/3। करने को हम ऐसे भी कर सकते थे कि पहली पर 5 आया, दूसरी पर 6 पॉसिबिलिटी है। पहली का तो फिक्स हो गया, दूसरी पर तो यार अब कुछ भी आ सकता है, तो यानी कि 6 आउटकम है। पहले के आउटकम को गिनो ही मत आप, पहले वाले पर तो एक आउटकम आ ही गया, तो अब जो भी आउटकम की संख्या होगी वो वही होगी जो दूसरी पर आएंगे। अगर दूसरी पर 6 आ सकते हैं तो पहली वाला और दूसरी का पहला, पहली वाला दूसरी वाले का दूसरा, 6। और उसमें से 2 ही आउटकम ऐसे हैं, दूसरी पर अगर 5 और 6 आया तो ही 9 से बड़ा होएगा। तो 6 आउटकम आ सकते हैं, 2 हमारे फेवर में है, ऐसे ही। यानी कि ये मन में भी सोचा जा सकता है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 की सम 8 आए गिवन दैट द रेड डाइस रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। 2 डाइस फेंकनी है और हमें पता है कि रेड डाइस के ऊपर या तो 1 आया है या 2 आया है या 3 आया है। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 1, 2 और 3, लेस देन 4 आया है रेड डाइस के ऊपर, ठीक है। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब अगर मैं ब्लैक डाइस को फेंकूं तो सम 8 है। अब देखो ब्लैक डाइस पर क्या क्या आ सकता है, इस पर मुझे पता है इन 3 में से कोई एक नंबर होगा। इसके ऊपर आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन पता है क्या क्या हो सकती हैं, कि रेड पर 1 आया और ब्लैक पर 1 आया, रेड पर 1 आया ब्लैक पर 2 आया, रेड पर 1 आया ब्लैक पर 3, ऐसे 6। तो ये हो गई टोटल। हो सकता है रेड पर 2 आया हो, ब्लैक पर 1 आए, इस पर 2 आया हो, इस पर 2 आए,
तो 6 पॉसिबल कम्बिनेशन ये हो गई। ऐसे ही 6 पॉसिबल कम्बिनेशन ऐसे होंगी। तो टोटल कितनी होगी? यहाँ पर 3 आउटकम है, यहाँ पर 6, 3 छिके 18, तो टोटल आउटकम 18 है। उनको चाहो तो कोई ऐसे भी लिख सकता है कि पहली पर 1 आए, दूसरी पर 1, पहली पर 1 दूसरी पर 2, ऐसे ऐसे करके पहली पर 2 आए दूसरी पर 1। मतलब कोई चाहे तो लिख सकता है, पेपर में लिखने नहीं है, ये बोल रहा हूँ, जस्ट समझा रहा हूँ, कई लोगों को समझ में नहीं आएगा नहीं तो। ठीक है, ओके जी। तो ये टोटल 18 पॉसिबल आउटकम है। ओके, अब देखो वो क्या बोल रहा है। अब एक्चुअल में एग्जाम में हम कैसे करेंगे? उसने बोला है कि हमें सम चाहिए, क्या चाहिए? ऑब्टेनिंग द सम 8, सम 8 चाहिए। देखो अगर मैं अब सारे पॉसिबल आउटकम लिख रहा हूँ, पहली पर 1 आए तो दूसरी पर क्या आए कि सम 8 आए, दूसरी पर 7, क्या ये पॉसिबल है? क्या नहीं, सही आता है 2.5 पर मैक्स। ठीक है, तो पहली पर 1 आए तो कोई पॉसिबल बना ही नहीं। पहली पर 2 आए तो दूसरी पर क्या आए? दूसरी पर 6, तो सम 8 बन जाएगा। और पहली पर 3 आए तो दूसरी पर क्या आए? दूसरी पर सर 5। ठीक है, इसके अलावा और कोई आउटकम है नहीं, ये 2 ही आउटकम है अपने फेवर में, यानी कि आंसर इज इक्वल टू 1/9। ठीक, क्लियर है, समझ आ गई बात? आगे बढ़ रहा हूं मैं, क्या हो रहा है इसको। ठीक, अच्छा लास्ट क्वेश्चन अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ओके, ये बताओ, इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। 60% बच्चे जो हैं हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मुझे स्पेस चाहिए इसे सॉल्व करने की। कंप्यूटर ने कितना आसान कर दिया है काम को, है ना, पढ़ाने के काम को। तो वाकई इसमें टीचर स्टूडेंट दोनों का बहुत फ़ायदा है, काफ़ी प्रोडक्टिविटी आती है ना। ओके, इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। 60% बच्चे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40% बच्चे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 20% बच्चे दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो वेन डायग्राम आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो कितने बच्चे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, पहले उसको फिल करूंगा। 20% बच्चे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, और कितने परसेंट बच्चे हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? 60%। ठीक है जी, तो 60 में से 20 तो यहाँ आ गए, 40 ऐसे बच गए, 40% बच्चे जो सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, और इंग्लिश पढ़ते हैं 40% बच्चे, तो 40 में से 20 यहाँ आ गया, 20% बच्चे। तो ओवरऑल कितने बच्चे कवर हो गए अपने? 40 और 20 60 और 20 80, तो यानी कि 20% बच्चे और बचे हुए हैं। टोटल बच्चे 100% होंगे ना, 20% बच्चे और बचे हुए हैं जो ना तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते ना इंग्लिश। 20 वो कोई सा भी नहीं पढ़ते, ये सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं, ये सिर्फ हिंदी, ये दोनों पढ़ते हैं। ये है पूरा मामला। ठीक है जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या हुआ है, ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, ना तो हिंदी पढ़ती हो ना इंग्लिश। तो बताया मैंने आपको 20% ऐसे बच्चे हैं। 20% का क्या मतलब है? 1/5, 20/100 कर लो। 100 में से 20 बच्चे इसके अंडर आते हैं, इस इवेंट के अंडर। ठीक है जी, अब देखो, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, हमने एक स्टूडेंट पिक किया और वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, हमें पता है वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है। अब वो इंग्लिश भी पढ़ती है या सिर्फ हिंदी पढ़ती है हमें नहीं पता, हमें इतना पता वो हिंदी न्यूज़पेपर तो पढ़ती है भाई साहब। तो यानी कि वो इस घेरे में है। अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है तो वो इस घेरे में है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ती है? बताओ। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसने कंडीशन दे दी। अब हमने जो बच्चा छाटा है, अगर मैं बोलूँ रैंडमली एक बच्चा छाटा है, मैं कोई भी कंडीशन ना दूँ तो वो कहीं से भी आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ बच्चे होंगे 100%। लेकिन अब मुझे पता है कि हम एक बच्चा छाट रहे हैं, छाट हम रैंडमली रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी। लेकिन हमें पता है कि वो बच्चा यहीं से है, वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है, यानी कि इन्हीं बच्चों में से होगा। तो टोटल आउटकम है 40 + 20 60, इन 60% बच्चों में से उठेगा। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता हो?
यानी कि 20% बच्चे अपने फेवरेबल आउटकम है, 1/3। ठीक ठीक है, अगले को भी एक्सप्लेन कर दूंगा किसी को ना समझ में आया तो। इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, हमें पता है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है वो लड़की, यानी कि इन्हीं 40% बच्चों में से हैं, टोटल आउटकम है, इन्हीं में से कोई बच्चा उठा है, टोटल आउटकम है ये 40%, पूरी वैल्यू का 40% इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है वो। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती हो? तो भैया ये ऐसे बच्चे हैं, ये फेवरेबल आउटकम है जो हिंदी भी पढ़ते हैं, यानी कि ये ऐसे बच्चे हैं इंग्लिश पढ़ने वाले जो हिंदी भी पढ़ते हैं, यानी कि 20%। सो द उत्तर इज 1/2। ठीक है, क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे। नेक्स्ट हम करने वाले हैं भाई रिवर्स प्रोबेबिलिटी। रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपको समझ में आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा जो रिवर्स प्रोबेबिलिटी के नहीं है, ताकि आपको पता लग जाए रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये समझाने के लिए। ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिसका सर नेम था बेज, तो उसने क्या किया, रिवर्स प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम के लिए एक फॉर्मूला, एक अंडरस्टैंडिंग बताई। ठीक है, साइंटिस्ट या मतलब मैथमेटिशियन ये सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताते, ये तो बेचारे पूरी अंडरस्टैंडिंग बता के जाते हैं, पूरी रिसर्च। लोग ही सिर्फ फॉर्मूला उठाकर सिर्फ फॉर्मूला रट लेते हैं, क्यों? ठीक है, ओके, तो चलिए एक आधे क्वेश्चन करते हैं, तभी समझ में आएगी रिवर्स प्रोबेबिलिटी है क्या। ये बताओ, ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी का नहीं है तो आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। देखो भाई, ए गोल्ड स्मिथ हैज ए बैग विच कंटेन्स सम कलरफुल स्टोन्स। एक गोल्ड स्मिथ के पास एक बैग है जिसमें कुछ कलरफुल स्टोन है। इट कंटेन्स 4 वाइट एंड 8 ब्लैक स्टोन्स। इसके अंदर 4 वाइट और 8 काले स्टोन है। देयर इज अनदर बैग, एक और बैग यानी कि दूसरा बैग भी, उसमें 5 वाइट 5 ब्लैक है। ठीक है, तो क्या है, उसके पास 2 बैग हैं, ये तो बैग 1 है और ये एक और है, ये बैग 2 है। इसको और भी बेटर तरीकों से लिखा जा सकता है, बट समझाने के लिए मैं ऐसे ही लिखूंगा। इसके अंदर 4 वाइट है, 8 ब्लैक है, और इसके अंदर 5 वाइट है और 5 ब्लैक है। ठीक है, 1 स्टोन इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम ईदर ऑफ द 2 बैग्स। एक स्टोन निकालना है फ्रॉम ईदर ऑफ, इसका मतलब होता है कि दोनों में से किसी एक में से, ये मत सोचना कि दोनों में से, ऐसे होता है फ्रॉम ईदर ऑफ द बैग्स, यानी कि दोनों में से निकालना है। दोनों थैलों में से एक पत्थर निकालना है, दोनों थैलों में से एक पत्थर निकालना है, एक थैले में से, ऐसे आएगा हिंदी में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए वाइट स्टोन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पत्थर जो है वो वाइट हो। सोचो, यहां पर अब 2 काम होंगे। क्या काम होंगे? हो सकता है ना बैग 1 में से पत्थर उठाओ, और हो सकता है आप बैग 2 में से उठाओ, इसी में से उठाया जा सकता है। वाइट पत्थर कैसे कैसे आ सकता है, पहले ये बताओ। देखो, या तो हो सकता है मैं कि बैग 1 में से पत्थर उठाऊं और बैग 1 में जो व्हाइट स्टोन है उनमें से उठा लूं, या तो हो सकता है मैं बैग 2 में से पत्थर उठाऊं और बैग 2 में जो व्हाइट स्टोन है उनमें से उठा लूं। व्हाइट इन दोनों कंडीशन में आ सकता है। मैंने एक व्हाइट स्टोन उठाया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो दोनों बैग में से आया है, आधा वहां से आधा वहां से। लाइक या तो मैं यहां से उठाऊंगा या यहां से उठाऊंगा, या तो मैं यहां से व्हाइट उठाऊंगा या मैं यहां से व्हाइट उठाऊंगा, दैट्स इट। ठीक है, तो या तो ये होगा फर्स्ट बैग में से व्हाइट उठाया या सेकंड बैग में से व्हाइट उठाया। अब देखो, अब मैं 2 काम करूंगा। क्या? पहले तो मैं बैग चूज करूंगा ना। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं बैग 1 को चूज करूं? टोटल कितने बैग है? 2, और हमारे फेवर में कितना है? 1 बैग 1, तो हाफ। 2 बैग है, 50% चांस है मैं इसको चूज करूंगा, 50% चांस है मैं इसको चूज करूंगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट बैग को चूज करूं और उसमें से मैं व्हाइट पत्थर उठाऊं, या तो ये होगा, या मैं सेकंड बैग को चूज करूं उसमें से व्हाइट पत्थर उठाऊं। तो फर्स्ट बैग को चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फर्स्ट बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है हाफ। क्यों? क्योंकि 2 ही बैग हैं। अगर 3 बैग होते तो प्रोबेबिलिटी होती 1/3, अगर 4 बैग होते तो 1/4। तो फर्स्ट बैग मैंने चूज किया, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, और उसमें से व्हाइट पत्थर आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वही टोटल पत्थर है 8 और 4 12, और 4 है व्हाइट। या तो ये होगा, या फिर हो सकता है मैं सेकंड बैग को चूज कर लूं, उसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ। ठीक है, देखो यहां पर तो 2 बैग है तो इनकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 1/2, 3 होते तो 1/3 1/3। अगर एक बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो एग्जामिनर बता देगा कि इस बैग के चूज करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ऐसे। जब तक वो नहीं बताएगा बराबर है। ओके, सेकंड बैग में से व्हाइट पत्थर उठाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5 व्हाइट है और टोटल है 5 और 5 10, तो ये आएगा जी उत्तर। ठीक है, क्लियर है? करें इसे सोल्व। 4 × 12 तो 1/6 प्लस
5 दूनी 10, 1/4, 4 एकम 4, 6 एकम 6, 10/24 यानी कि 5/12। ठीक है, ओके जी। तो इसमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी का कुछ भी नहीं है, ये सिंपली प्रोबेबिलिटी है। तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रिवर्स प्रोबेबिलिटी होगी, अगर मैं आपको ये बता दूं कि जो पत्थर चूज किया गया है वो वाइट है। अब मैंने क्या पूछा? अब रास्ता है सीधा सीधा कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि पत्थर वाइट होगा? आप बता दोगे पहले बैग चूज होगा फिर पत्थर चूज होगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि पत्थर ब्लैक होगा? आप बोलोगे पहले बैग चूज होगा फिर ब्लैक पत्थर चूज होगा। लेकिन मैं आपसे रिवर्स प्रोबेबिलिटी, मैं ये बोल दूं कि पत्थर वाइट निकला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग 1 में से आया होगा? मैंने रिजल्ट बता दिया कि चीज कौन सी उठी, अब मैं बोल रहा हूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग 1 में से उठी होगी वो चीज। पत्थर ब्लैक निकला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग 2 में से निकला होगा? इसे कहते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो पहले फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी कर लें 1-2 क्वेश्चन में, फिर रिवर्स भी कर लेंगे, बताऊंगा वो भी। ये करो। कमल हैज 3 बैग्स विद 100 मार्बल्स इन ईच बैग। 3 बैग हैं भाई कमल सर के पास। ठीक है, द फर्स्ट बैग हैज 25 ब्लू। पहला बैग है, इसके अंदर 25 ब्लू हैं और 75 रेड मार्बल्स हैं। सेकंड बैग के अंदर 40 ब्लू हैं और 60 रेड मार्बल्स हैं। थर्ड बैग के अंदर 55 ब्लू हैं और 45 रेड मार्बल्स हैं। ठीक है जी। ए मार्बल इज रैंडमली चूजन फ्रॉम ए रैंडमली चूजन बैग। ये मजेदार स्टेटमेंट है क्योंकि ये मैंने लिखी है, एक रैंडमली एक बैग चूज किया और रैंडमली उसमें से एक मार्बल उठाई। ठीक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए रेड मार्बल? क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये रेड मार्बल है? तो अभी तक रिवर्स प्रोबेबिलिटी नहीं कर रहे। रिवर्स प्रोबेबिलिटी होगी कि जो प्रोबेबिलिटी चूज हुई है वो रेड, वो जो मार्बल चूज हुई है वो रेड चूज हुई है, क्या प्रोबेबिलिटी की वो थर्ड बैग में से हुई है। ठीक, वो भी करेंगे। ओके, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड मार्बल आए? तो भाई सिंपल सी बात है, हो सकता है मैं बैग 1 में से चूज करूं और उसमें से रेड मार्बल चूज कर लूं, या फिर हो सकता है मैं सेकंड बैग में से रेड मार्बल चूज कर लूं, या फिर हो सकता है मैं थर्ड बैग में से रेड मार्बल चूज कर लूं। ठीक, इन तीनों में से कोई भी एक इवेंट होएगा, और ये इवेंट होने के लिए भी 2 इवेंट है कि पहले ये वाला बैग चूज होएगा और फिर रेड मार्बल चूज होगी। यहां पर ये दोनों होने जरूरी हैं, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, बैग 1 को चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप देखोगे बैग कितने हैं सर? 3 बैग हैं, तो 1/3। अब रेड मार्बल निकले तो रेड मार्बल है 75, टोटल है 100, 3/4 कर दी मैंने, काट पीट के बार बार क्या करें। सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी 1/3। रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर? 60 है 100 में से, तो 20 थी 60, 20 5 100। थर्ड बैग की प्रोबेबिलिटी है 1/3। 1/3 आप कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, बट ऐसे ही सोल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड बैग चूज हुआ, प्रोबेबिलिटी 1/3, रेड मार्बल आएगी तो 45 बटे में 100, तो 5 9 45, 5 से जाएगा 20 पर। चार 5 और 20 है, तो मैंने 20 ले लिया एलसीएम। 4 5 20, 5 चौके 20, ये 3, 5 और 4 9 और 3 12/20, यानी कि 2 छक्के 12। अरे यार 4 3 12, 4 5 20, 3/5। 3/5 इज द आंसर। ठीक, अब बात समझ में आ गई। अब हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी करें ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, ये भी एक फॉरवर्ड ही तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर रिवर्स प्रोबेबिलिटी आपको बता देता हूँ। रिवर्स प्रोबेबिलिटी बताने का अच्छा मौका है अब तक की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। देखो, अब अगर यहीं पर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, यह क्वेश्चन नंबर 77, रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेश्चन 77। अब अगर मैं क्वेश्चन ऐसे बना दूं कि द बॉल या द मार्बल, जो मार्बल चूज हुई है, द मार्बल chosen is red, what is the probability that it is from second bag? क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये सेकंड बैग से आई होगी? इस क्वेश्चन पे ही मैंने बता दिया, मैंने रिवर्स बता दिया, मैंने फाइनल रिजल्ट बता दिया कि रेड मार्बल चूज हुई है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये सेकंड बैग में से आई होगी। अब देखो मजेदार चीज है, तो भैया रेड मार्बल कैसे कैसे चूज हो सकती है?
मार्बल कौन सी चूज हुई है? रेड। तो रेड मार्बल कैसे कैसे चूज हो सकती है बताओ, क्योंकि हमें पता रेड मार्बल चूज हुई है। तो सर रेड मार्बल हो सकता है फर्स्ट बैग से रेड मार्बल चूज हो जाए, या फिर सर सेकंड बैग से रेड मार्बल चूज हो जाए, या फिर सर थर्ड बैग से रेड मार्बल चूज हो जाए। और तो कोई बैग ही अवेलेबल नहीं है, या तो फर्स्ट बैग से रेड मार्बल चूज हो जाए, या सेकंड बैग से, या थर्ड बैग से। तो ये क्या है? ये है टोटल नंबर, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। और तो कोई आउटकम पॉसिबल है क्या? बताओ मुझे, और कोई आउटकम पॉसिबल है? नहीं है। ये तीन ही बैग हैं यार, या तो फर्स्ट में से रेड आएगी, या सेकंड में से रेड, या थर्ड में से रेड। ठीक है, ऊपर हम क्या लिखते हैं? ऊपर हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कौन सा है? उसने बोला है सेकंड बैग से मार्बल आए, तो हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे कि सेकंड बैग से मार्बल आए। ये है। वैसे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नहीं है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। मैं इनकी प्रोबेबिलिटी लिखूंगा नीचे। आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी लिख सकते हैं, दोनों जगह नंबर ऑफ आउटकम लिखेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा, दोनों जगह प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे। ठीक है, तो ऊपर मैंने लिखा है जैसे, ये अब मिटेगा नहीं यार, लिख देता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे लिखी हुई है, और ऊपर लिखी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये है ऊपर फेवरेबल, नीचे टोटल। तो फेवरेबल है कि यार सेकंड बैग से बोला है, और टोटल आउटकम है कि भाई कहीं से भी जितने भी तरीके से रेड बॉल आ सकती है। तो सेकंड बैग से रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहले तो सेकंड बैग चूज होगा 1/3, और फिर रेड मार्बल चूज होगी। तो सेकंड बैग से रेड मार्बल चूज होने की प्रोबेबिलिटी है 3/5, तो 3/5। नीचे फर्स्ट बैग चूज हुआ, उसमें से मार्बल चूज हो, जो भी हमने ये लिखा था 3/4, प्लस में ये सेकंड बैग वाली तो ऊपर लिखी ही हुई है, प्लस में 1/3 इंटू 9/20। ये है रिवर्स प्रोबेबिलिटी। हमारा जो काम हो गया उसको मैं देखूंगा टोटल कितने तरीकों में हो सकता है वो काम, और फिर ऊपर देखूंगा हमारे फेवर में क्या। अगर वो बोलता कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मार्बल है वो फर्स्ट बैग से आई होती, तो मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन को, इस चीज को ऊपर रख देता। बस ये सिंपल सी बात है रिवर्स प्रोबेबिलिटी की। काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। अब एक सीधा सीधा क्वेश्चन कर लेते हैं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी का नहीं है, बट ये फ्लेवर भी आपको बता दूं। सोचो, सीधा सीधा क्वेश्चन है, रिवर्स का नहीं है। ए पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, एक बंदे ने कंस्ट्रक्शन जॉब ली है। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65, 0.65 यानी कि 100 में से 65 या फिर 65%। प्रोबेबिलिटी कैसे भी बताई जा सकती है, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, रेशियो में। ठीक, सच दैट देयर विल बी ए स्ट्राइक, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी है 0.65। द प्रोबेबिलिटी इज आर 0.65, प्रोबेबिलिटी है 0.65 की स्ट्राइक होएगी, और प्रोबेबिलिटी है इतनी कि द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक ना हो तो चांसेस होते हैं कि, इतने चांसेस होते हैं कि काम टाइम पर खत्म हो जाए। अच्छा सर, और अगर स्ट्राइक हो तो इतने चांसेस होते हैं, क्योंकि स्ट्राइक हो गई तो काम कहाँ होते हैं भाई, स्ट्राइक हो गई तो इतने चांसेस हैं कि काम टाइम पर हो जाएगा। ठीक है जी, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कंस्ट्रक्शन जोन जो काम था वो टाइम पर हुआ? ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी नहीं है। रिवर्स क्या होती कि कंस्ट्रक्शन का काम टाइम पर हुआ। बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्ट्राइक हुई? ठीक, अभी यही कर लो, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आगे करेंगे। ये बताओ एक बार। ओके जी, देखो उसने क्या बोला है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि काम टाइम पर खत्म हो? बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल दिमाग लगाओ कि काम टाइम पर खत्म हो। स्ट्राइक हुई ना हुई दो ही है। ऐसा हो सकता है कि स्ट्राइक हुई हो और टाइम पर खत्म हो गया हो, एक तो ये आउटकम है, या फिर ये आउटकम होएगा कि स्ट्राइक नहीं हो और टाइम पर खत्म हो गया हो। आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि स्ट्राइक हुई हो और टाइम पर खत्म ना हुआ हो। हाँ हो सकता है, लेकिन ये थोड़ी निकाल रहे हैं हम ये निकाल रहे हैं कि वो टाइम पर खत्म हुआ। तो टाइम पर खत्म होने के कितने तरीके हैं, टाइम पर कैसे कैसे खत्म हो सकता है,
या तो स्ट्राइक हुई होगी और टाइम पर खत्म हो गया होगा, या फिर स्ट्राइक नहीं हुई होगी और टाइम पर खत्म हो गया होगा। टाइम पर खत्म होने के यही दो तरीके हैं भाई, या तो स्ट्राइक होने पर टाइम पर खत्म हो जाए, या नहीं हुई होगी तो टाइम पर खत्म हो जाए। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को मैं गुणा कर दूंगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्ट्राइक हो? तो आप बोलोगे सर स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी है ये 0.65। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब स्ट्राइक हो फिर काम टाइम पर खत्म हो जाए? तो स्ट्राइक होने पर टाइम पर खत्म होने की इतनी ही प्रोबेबिलिटी है। अगर स्ट्राइक हो जाए तो टाइम पर खत्म होने की इतनी ही प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 0.32। या तो ये हुआ होगा स्ट्राइक हो गई होगी और टाइम पर खत्म होने की प्रोबेबिलिटी है और वो टाइम पर खत्म हो गया होगा, या फिर स्ट्राइक नहीं हुई होगी। अगर स्ट्राइक के होने की इतनी प्रोबेबिलिटी है तो ना होने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? वो होगी 1 माइनस 0.65 यानी कि 0.35। तो स्ट्राइक नहीं हुई और टाइम पर खत्म हो गया, तो स्ट्राइक ना हो तो टाइम पर खत्म होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सर ये है। तो यानी कि स्ट्राइक नहीं हुई और टाइम पर खत्म हुआ। इनको जोड़ेंगे उत्तर आ जाएगा जी। कर दें फिर काम। चलो देखो, जहां पर भी 5 और 2 मिले उनको मिला दिया करो। यहां से मैंने एक 2 उठाया और यहां से मैंने एक 5 उठाया, तो एक 0 बन गई। 5 और 2 से 10 बन जाता है, एक 0 बन गई। 16 और 13, 16 3 48, 4, 16 एकम 16 और 4, 4 के बाद आएगा पॉइंट यानी कि ये। ओके, एक 0 तो ये आ ही गई। ओके जी, यहाँ 5 है, यहाँ से ये 0 तो मैंने यहाँ पर लिखी दी, मैं तो इसको सोच ही ना नहीं रहा है। एक 2 मैंने यहाँ से उठाया, एक 5 मैंने यहाँ से उठाया, तो एक और 10 बन गया। ठीक है, 7 चौके 28। कितने के बाद आएगा भाई? 2 के बाद, पॉइंट 2 के बाद ये आएगा, तो हो जाएगा 0.488। आंसर इज 0.488। आगे बढ़ जाऊं मैं। ओके जी, अब हम करेंगे पहला क्वेश्चन ऑफ रिवर्स प्रोबेबिलिटी। कंसेप्ट आपको बता चुका हूं, ट्राई करो एक बार फिर बता दूंगा। Bag 1 contains 3 red balls, 4 black balls, while another bag 2 contains 5 red balls, 6 black balls. ठीक है जी। One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. और बॉल निकली लाल, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये सेकंड वाले बैग से ड्रॉ हुई होगी? तो देखो, बॉल निकली लाल, लाल बॉल निकलने के कितने टोटल तरीके हो सकते हैं? तो भैया हो सकता है फर्स्ट बैग चूज हुआ हो और वहां से रेड बॉल चूज हो गई होगी, हो सकता है सेकंड बैग चूज हुआ हो और वहां से रेड बॉल चूज हो गई होगी। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल के छटने की, और कहीं से रेड बॉल आ ही नहीं सकती। तीसरा बैग तो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, और हमारे फेवर में क्या है? हमारे फेवर में है कि बॉल सेकंड बैग से आई हो, तो सेकंड बैग से बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कि सेकंड बैग से बॉल आई हो, एग्जैक्टली सेम चीज होगी यहाँ पर भी, तो दो दो बार कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। ये अपना उत्तर है जी, इसे बोलते रिवर्स प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टैंडिंग वही है, सेम। ठीक है, तो देखो अब पहले नीचे वाला लिख लूं कि पहला बैग चूज हुआ हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है जी हाफ, और उसमें से लाल बॉल आई हो, तो सेकंड वाले बैग में, फर्स्ट वाले बैग में कितनी बॉल हैं टोटल? सर 7 हैं, 3 रेड 4 ब्लैक, और रेड है 3, प्लस सेकंड बैग के चूज होने की प्रोबेबिलिटी हाफ। क्यों? क्योंकि सर 2 बैग हैं, हर एक बैग की हाफ प्रोबेबिलिटी है। उसमें से रेड बॉल उठे, क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल है जी 11, है ना, 4 और 5 11, और रेड बॉल है जी 5, और हमने यही वाली वैल्यू ऊपर रखनी है, ये सेम वैल्यू ऊपर रखनी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप लिखोगे इज इक्वल टू 5/22। ये मैंने क्या लिखा है? ये ऊपर वाला लिखा 5/22, नीचे वाले को अलग से सोल्व करोगे और इसके नीचे लिख दोगे। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, 3/14 प्लस 5/22, 22 थी ये 66, 14 पंजे 70। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्यों कर रहा हूँ? फिर नीचे प्रोडक्ट लिखना होता है इन दोनों का, मैं एलसीएम नहीं ले रहा, ईजी है। तो ये हो गया 136, ठीक है, बटे में 14 × 22, प्रोडक्ट बाद में देखी जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं इसके नीचे लिखूंगा तो पलट कर लिखना पड़ेगा ना, 136 बटे में 14 × 22, तो उसको मैंने ऊपर भेज दिया, दैट्स इट। तो 22 से 22 गया, 2 7 2 6 12 2 8 16 7 5 35/68, एंड दिस इज द उत्तर। द उत्तर इज 35/68। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, अब अगला क्वेश्चन पक्का करोगे?
गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1, 2 एंड 3, 3 आइडेंटिकल डिब्बे हैं, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन, हर एक डिब्बे के अंदर 2 कॉइन है। इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन आर गोल्ड, पहला जो बॉक्स है उसके अंदर दोनों कॉइन गोल्ड के हैं, ठीक है जी। इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन, जो दूसरा डिब्बा है उसके अंदर दोनों कॉइन सिल्वर के हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरे बॉक्स के अंदर एक गोल्ड का है, एक सिल्वर का है, ठीक, ओके। ए पर्सन चूजेज ए बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट ए कॉइन, एक बंदे ने रैंडमली एक बॉक्स चूज किया और उसमें से रैंडमली एक कॉइन उठाया, ठीक है। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, कॉइन गोल्ड का निकला है, तो उसने फाइनल आउटकम बता दिया, रिवर्स प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड, उसने किसी बॉक्स में से गोल्ड निकाला है, गोल्ड का कॉइन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बॉक्स में दूसरा कॉइन भी गोल्ड का है। अगर उसने यहां से गोल्ड निकाला होता तो यहां पर दूसरा कॉइन गोल्ड का है, यहां से तो गोल्ड कॉइन आ ही नहीं सकता, तो इतना तो हम श्योर हैं कि सेकंड बैग से तो चूज ही नहीं किया होगा। यहां से अगर उसने गोल्ड कॉइन निकाला होता तो दूसरा कॉइन आता सिल्वर का, यानी कि वो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो बॉक्स है वो अपना कौन सा बॉक्स है, फर्स्ट वाला बॉक्स है। उसने डायरेक्टली ऐसे नहीं बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉइन फर्स्ट बॉक्स से आया है, उसने इनडायरेक्टली पूछ लिया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बॉक्स में जो दूसरा कॉइन है वो गोल्ड का होगा। वो तभी हो सकता है जब अपना कॉइन फर्स्ट बॉक्स से आए, इनडायरेक्टली वैसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉइन फर्स्ट बॉक्स से आया है, बता दोगे आप। तो सबसे पहले ये आउटकम होने के टोटल कितने तरीके हैं, जो भी अपना आउटकम होता है उसके होने की टोटल पॉसिबिलिटीज हम नीचे लिखते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी में। तो गोल्ड का कॉइन कैसे कैसे आ सकता है, तो हो सकता है फर्स्ट वाला बॉक्स चूज हो और गोल्ड कॉइन आ जाए, या फिर हो सकता है थर्ड वाला बॉक्स चूज हो और गोल्ड कॉइन आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि सेकंड वाला बॉक्स चूज और गोल्ड कॉइन आ जाए, कैसे आ जाएगा, इसमें तो गोल्ड कॉइन है ही नहीं, यही है टोटल, ठीक है। और हमें कौन से चाहिए, अपने फेवरेबल क्या है कि हर फर्स्ट बॉक्स से आया हो, तो हमारे फेवरेबल है कि फर्स्ट बॉक्स चूज हुआ हो और गोल्ड कॉइन आया हो, बस दिस इज योर आंसर। करते हैं फिर। तो फर्स्ट बॉक्स के चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट बॉक्स के चूज होने की प्रोबेबिलिटी है 3 बॉक्स हैं दोस्त 1/3, और उसमें से गोल्ड कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या, फर्स्ट बॉक्स में से कोई कॉइन उठाएगा तो गोल्ड ही आएगा, भाई 2 कॉइन हैं दोनों के दोनों गोल्ड है, 2/2 कर लो या 1 कर लो, 100% श्योर है हम गोल्ड ही आएगा, ठीक। तो फर्स्ट और गोल्ड ये तो नीचे एज इट इज लिखा जाएगा, हाँ जी सर। प्लस में क्या प्रोबेबिलिटी है कि थर्ड बॉक्स चूज हो 1/3, और क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें से गोल्ड कॉइन आए, तो भैया एक गोल्ड का एक सिल्वर का, टोटल 2 कॉइन है, एक गोल्ड का है, 1/2, दिस इज योर आंसर। ऊपर वाला 1/3 लिखा, इनको अलग से कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1/3 प्लस में 1/6, तो इसको मैं देख रहा हूँ 2/6, तो 2/6 प्लस 1 3/6 यानी कि 1/2, ठीक है, लिख देता हूँ ऐसे 3/6, उत्तर इज इक्वल टू 2/3, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन करोगे पक्का, विल यू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है, तो शांति से बिना हड़बड़ाहट के करने की कोशिश करो, अपना दिमाग लड़ाओ, फाइट योर ब्रेन। इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स, एक फैक्ट्री है जो बोल्ट यानी कि नट बनाती है, नट होते हैं जो अपने, मशीन ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर्स रिस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द बोल्ट। मशीन ए 25% नट बनाती है, मशीन बी 35% नट बनाती है, मशीन सी 40% नट बनाती है, ठीक। ऑफ देयर आउटपुट्स 5, 4 एंड 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव। मशीन ए जितने भी नट बनाती है उसमें से 5% खराब है, मशीन बी जितने भी बोल्ट बनाती है उसमें से 4% खराब है, और मशीन सी जितने भी बनाती है उसमें से 2% खराब है, ठीक है जी। ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दी प्रोडक्शन, वो बोल्ट कहीं पर प्रोड्यूस होकर पड़े थे, वहां से एक बोल्ट निकाला गया, एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, तो हमें रिजल्ट का पता है अब की बार, रिजल्ट क्या है, डिफेक्टिव, यानी कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी कि बोल्ट निकला है डिफेक्टिव, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मशीन बी, ये मशीन बी से मैन्युफैक्चर हुआ होगा। तो अगर नट डिफेक्टिव निकला है तो टोटल क्या क्या आउटकम है, सर टोटल आउटकम है कि हो सकता है नट जो है वो मशीन ए से प्रोड्यूस हुआ हो और डिफेक्टिव निकल गया हो, या फिर हो सकता है मशीन बी से प्रोड्यूस हुआ हो और डिफेक्टिव निकल गया हो, या फिर हो सकता है मशीन सी से प्रोड्यूस हुआ हो और डिफेक्टिव निकल गया हो। मैं आपको एक बात बताऊं, मान लो
मशीन सी 40% बोल्ट बनाती है और 1% डिफेक्टिव ना होता, वो ये बोलते कि 0% है भैया, मशीन सी तो डिफेक्टिव बोल्ट बनाती नहीं, तो यहाँ पर फिर मैं ये वाला आउटकम लिखता ही नहीं, क्योंकि मशीन सी तो डिफेक्टिव बनाती ही नहीं। बट वो डिफेक्टिव बना रही है तो हो सकता है वहां से भी डिफेक्टिव बोल्ट आ गया हो। जैसे यहाँ पर था सेकंड बैग में तो गोल्ड है ही नहीं, तो मैंने वो वाला लिखा ही नहीं, क्योंकि वहां से पॉसिबिलिटी ही नहीं है भाई। ठीक है जी। तो हमारे फेवरेबल आउटकम क्या है, हमें चाहिए कि यार मशीन बी से, यानी कि हमारे फेवर में है कि मशीन बी से बोल्ट बना हो और डिफेक्टिव निकला हो। ठीक है, तो ये है अपना उत्तर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो एक फैक्ट्री है जिसके अंदर ये दो मशीनें हैं, ए और बी, और मशीन ए जो है वो 100% बोल्ट्स बनाती है, मशीन बी 0% बोल्ट्स बनाती है। मशीन बी को हमने बंद कर रखा, हम बोल्ट्स बनवा ही नहीं रहे, और प्रोडक्शन में कुछ बोल्ट्स पड़े थे, मैंने एक बोल्ट उठाया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन ए से बना हुआ होगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन ए का बनाया हुआ बोल्ट होगा? 100% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हम आजकल सारे बोल्ट मशीन बी से ही बनवा रहे हैं, हम तो मशीन ए से बनवा रहे हैं, हम तो मशीन बी से बनवा ही नहीं रहे। समझ रहे हो? मान लो मैंने 1 करोड़ बोल्ट बनवाए टोटल, और उसमें से 1 बोल्ट मैंने बनवाया मशीन बी से, और वो 1 करोड़ बोल्ट यहां पर पड़े हैं, तो आप एक बोल्ट उठाओ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन बी से आए? बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि उससे तो मैंने एक ही बोल्ट बनवाया है। तो मशीन बी का बनाया हुआ बोल्ट हम उठाएं, ये डिपेंड करता है कि मशीन बी ने कितने बोल्ट बनाए हैं टोटल में से। यहां पर आप ये नहीं बोलोगे कि मशीन ए का बोल्ट उठाओ, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। वो तब होती जब मशीन ए बी और सी तीनों बराबर बोल्ट बनाती, 1/3 बोल्ट मशीन ए बनाती, 1/3 बोल्ट मशीन बी बनाती, 1/3 बोल्ट मशीन सी बनाती। मान लो 99% बोल्ट मशीन ए ने बनाए हो, तो जो भी उठाओगे मोस्ट प्रोबेबली वो मशीन ए वाला ही आएगा, 99% चांस होंगे। तो यहां पर जैसे मैं बोल रहा था ना, यहां पर बैग को छाटने की प्रोबेबिलिटी थी 1/3 बॉक्स को छाटने की, यहां पर भी 2 बैग हैं तो 1/2, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। एग्जामिनर ने बताया है कि तीनों मशीनें अलग अलग संख्या में बोल्ट बना रही हैं। अब आपके सामने इन तीनों मशीन के बोल्ट पड़े हैं, 40% बोल्ट मशीन सी ने बनाए हैं, तो 40% चांस है कि मशीन सी का बोल्ट उठा होगा। जो आप बोल्ट उठाओगे 40% चांस है कि मशीन सी का होगा। मेरे ख्याल समझ गया मेरा पॉइंट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन बी ने बोल्ट बनाया? तो मशीन बी 35% बोल्ट बनाती है, तो 35/100 यानी कि 7 कर दूं, फिर मैं काट पीट दूं ना इनको, 5×7 35, 5×20, 35/100 को। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि मशीन बी ने बोल्ट बनाया होगा। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर मशीन बी ने बोल्ट बनाया तो वो डिफेक्टिव निकला? तो भैया मशीन बी के बनाए हुए 4% बोल्ट डिफेक्टिव है, 4/100 यानी कि 1/25। ठीक है, मशीन ए ने बोल्ट बनाया होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 25%, 1/4, और वो डिफेक्टिव निकला होगा, 5% चांस है मशीन ए के बनाए हुए बोल्ट के डिफेक्टिव निकलने के, 5/100 यानी कि 1/20 प्लस बी वाला। तो यही है मामला, द मामला इज सेम। मशीन सी ने 40% बोल्ट बनाए हैं, तो भैया 2/5 चांसेस है कि मशीन सी का बनाया हुआ बोल्ट उठा होगा, और उसमें से 2% खराब है यानी कि 2/100 यानी कि 1/50। अब हम क्या कर सकते हैं भैया? तो ऊपर वाला लिखेंगे ये 7/20 × 25। ठीक, अब मैं नीचे वाले को अलग से सॉल्व कर लाऊंगा। 20 × 80, 20, 50, क्या कुछ एलसीएम ले सकता हूँ मैं? अगर मैं चाहूँ तो इन सब में से एक एक 0 काट के एक 10 मैंने नीचे रख दिया, ये तो अब ये आ गया 1/8, ये आ गया 25 तो नहीं 50 और 25, ये क्या आ गया 8, तो 25 8 200। मैं कर क्या रहा हूँ? इतना थोड़ा मोटा टाइम आपको लग सकता है कैलकुलेशन में, तो ये मत सोचना क्यों लग रहा है। मैंने ये अपना एलसीएम ही ले लिया 2000। ठीक, तो देखो 20 से मैंने इसको काटा, 20 को एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाले से काटते हैं ना, 20 से मैंने डिवाइड किया 20 को, और 4 से डिवाइड किया, 2 0 बच गया यानी कि 100 को, बच गया 25 प्लस में। अब 20 से मैंने काटा इस 20 को, और 25 चौके 100, तो 4 7 28 प्लस में 50 पंजे, ये 250 है। अगर मैं 250 से काटूंगा तो 0 से 0 कट गया, और 25 8 200, 8 बचेगा, तो 8 दूनी 16। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा अपना? ये आ जाएगा अपना
2 और 2 4 और 1 5 50, 8 और 5 13 और 6 19, 50 और 19 69 बटे में 2000। ये मैं यहाँ पर लिखूंगा अब 69 बटे में 2000। समझ गए? अगर इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करनी पड़ेगी। 25 चौके 100 तो 7 चौके 28 बटे में 69। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आगे बढ़ जाऊं मैं? ये बताओ, मजेदार क्वेश्चन, आप ट्राई करो, मजा आएगा। ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। एक बंदा जो है 4 में से 3 बार सच बोलता है, तो यानी कि 1 बार झूठ बोलता है। ठीक है। ही थ्रोज ए डाइस एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6। उसने एक डाइस को थ्रो करा और उसने बताया कि 6 आया है, यानी कि फाइनल रिजल्ट हमें पता है कि 6 आया है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो असल में 6 है? असल में 6 वो कब होगा? मान लो उसने कुछ फेंका, उसने बोला यार ये 6 है इसके ऊपर, तो अगर वो सच बोल रहा है तो यानी कि 6 ही है, और अगर उस वक्त वो झूठ बोल रहा है यानी कि 6 नहीं है कुछ और है। तो वो बोल रहे हैं उसने एक डाइस फेंकी, उसने रिपोर्ट किया उस बंदे ने कि यार 6 आया है, तो बोले क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच में 6 है, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी कि वो सच बोल रहा है। वो 2 काम कर सकता है, वो सच भी बोल सकता है झूठ भी बोल सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सच बोल रहा है? तो देखो ऐसे हो सकता है। फाइनल आउटकम क्या है कि 6, फाइनल आउटकम क्या है? ही रिपोर्ट्स दैट इट इज 6। फाइनल आउटकम ये नहीं है, कई बच्चों को लगेगा फाइनल आउटकम है कि 6 आया है, उसने 6 रिपोर्ट किया है। फाइनल आउटकम है कि उसने 6 बताया है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सच में 6 है? सच में 6 है, ये प्रोबेबिलिटी तो हम निकाल रहे हैं। उसने 6 बताया है, तो 2 केस हो सकते हैं, या तो 6 आया हो और उसने 6 बताया हो, 6 ही आया हो और उसने 6 बता दिया यानी कि उसने सच बोल दी, या फिर ऐसा हो सकता है कि 6 नहीं आया लेकिन उसने 6 बता दिया यानी कि उसने झूठ बोल दी। इस केस में उसने क्या बोल दी? 6 आया और उसने 6 बता दिया यानी कि सच बोल दी, और इस केस में उसने क्या कर दिया? उसने झूठ बोल दी। यही 2 है। उसने 6 बताया है ना, 2 ही तरीके से 6 बता सकता है, 6 आया होगा और 6 बता दिया होगा, या 6 नहीं आया होगा 6 बता दिया होगा। ठीक, ओके जी। तो टोटल आउटकम ये है कि 6 आया, यहां पे लिख देता हूं कि 6 आया और 6 बताया, या फिर ये हो सकता है कि 6 नहीं आया और 6 बता दिया भाई ने। उसने 6 बताया है ये श्योर है, ठीक है। और वो बोल रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी कि वाकई में 6 है, यानी कि उसने सच बोला हो, 6 आया हो और 6 बताया हो। तो हमारे फेवर में ये कि 6 आया हो और उसने 6 बताया हो, ये उत्तर हो जाएगा। दिस विल बी द उत्तर। क्लियर है? करें फिर। तो 6 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी? डाइस फेंकी गई, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 आएगा? आप बोलोगे सर 1/6। ठीक, क्लियर है? ओके जी, 1/6 और 6 आया हो और उसने 6 ही बताया हो, यानी कि उसने सच बोला हो। क्या प्रोबेबिलिटी कि वो सच बोलेगा? सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 4 में से 3 बार सच बोलता है, यानी कि 3/4। ओके, नीचे तो मैं सेम ही केस लिख रहा हूं तो एज इट इज लिख दूंगा 1/6 × 3/4 प्लस में 6 ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 6 के अलावा 5 में से कोई भी एक नंबर आ गया और डाइस फेंकने पर तो 5/6। 6 नहीं आया और उसने 6 बताया, यानी कि उसने क्या बोला है? झूठ बोला। उसके झूठ बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है भाई 1/4। 4 में से 3 बार झूठ बोलता है, 1 बार सच बोलता है। तो इसको सोल्व करेंगे, वी विल सोल्व दिस। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और तो कुछ कट नहीं रहा। ऊपर आएगा जी 1/8, नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा ये 1/8 तो है ही है, प्लस में 5/6 चौके 24। तो इसको मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई मन ही मन में। 5 और 3 8/24, ये हो गया 8/24, 8 3 24। उत्तर इज इक्वल टू 3/8। उत्तर क्या है? 3/8। सो दैट्स ऑल। यहां पर अपना प्रोबेबिलिटी का सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ। ठीक है भाई, 10वीं 11वीं 12वीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रोबेबिलिटी, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तो अब की बार हम प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन करके आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम 2 के 2 करके आएंगे, आप टेंशन मत लो। अगर दोनों क्वेश्चन इजी पूछे जाएं तो आप बहुत ही ईजिली कर लोगे। दोनों क्वेश्चन मॉडरेट पूछे जाएं तो आप मॉडरेटली कर लोगे। अगर ऐसा हो एक क्वेश्चन इजी पूछ लिया, एक क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछ लिया, तो भी आप दोनों कर लोगे। लेकिन मेरी राय मानना, फर्स्ट राउंड में इसके सिर्फ
मत लगना, इससे मत भिड़ना, डरना मत, प्रोबेबिलिटी यहीं से आएगी। डरना मत, हो सकता है तुरंत आपको समझ में ना आए, बाद में टाइम बचेगा तब आप करोगे। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आए और समझ में नहीं आ रहा, डरने की बात नहीं है, यहीं से आएगी वो, यहां से बाहर से नहीं आएगी। हमने कवर कर दिया सब, ठीक है। और इस बात को हमेशा याद रखो कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। टैलेंट से मेरा मतलब क्या है, अपने कॉम्पिटिटिव फील्ड में टैलेंट से मेरा एक ही मतलब है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने स्कूलिंग के टाइम पर एक तो मेहनत करी है और उनकी आईक्यू स्ट्रांग है, यानी कि उनकी आईक्यू स्ट्रांग है प्लस में उन्होंने स्कूल टाइम पर मेहनत कर ली, तो इसके कारण क्या हुआ, उनको एक एज मिल गई। टैलेंट का वैसे अलग मतलब, अपने फील्ड से बता रहा हूँ कि यहाँ पर कई बच्चों को एज मिली हुई है कि स्कूल के टाइम पे ही मेहनत करी है और उनकी आईक्यू भी सही है, तो यानी कि वो दूसरे बच्चों से आगे हैं। तो वो बच्चे, अगर वो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे जो ऑलरेडी आगे हैं, तो आप पीछे रह जाओगे अगर आप उन बच्चों में से, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, आपने इस वर्ड से ड्रॉ मत कभी भी। इसकी एक बहुत ही ईजी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। हार्डवर्क इज नॉट ए बैड थिंग। एक ऐसी चीज नहीं है कि रातों को बैठे हैं, पसीना आ रहा है, लगे हुए हैं, लाइट भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट में पड़ रहे हैं, उसको नहीं कहते हार्डवर्क। हार्डवर्क इज सिंपली कि आप रोज एक काम को कर रहे हो, बस वही हार्डवर्क है। बस मैं इतना ही आपको बोल रहा हूँ। और हार्डवर्क का मतलब ये नहीं होता दुखी होना, कि हम अगर किसी काम को दुखी होकर कर रहे हैं तभी हार्डवर्क है। अरे क्या पता उस काम में आपको मजा आ रहा हो, तो हार्डवर्क ईजी हो गया हमारे लिए। तो एंजॉय करो प्रोसेस को यार। कितना इंटरेस्टिंग तो सब्जेक्ट्स हैं सारे, मैं खाली मैथ की नहीं बोल रहा, सारे तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हर एक में अलग अलग कुछ है। तो एंजॉय करो प्रोसेस को, मजा लो, इस जर्नी को गेमिफाई करो कि अरे मॉक में मैं अपनी गलती पकड़ूंगा, फिर उसे मैं ठीक करूंगा, फिर मैं देखूंगा अगले मॉक में क्या होगा। जब आप एक गेम खेलते हो तो यही होता है, या रोने लग जाते हो, गेम का लेवल पार नहीं हुआ मम्मा, ऐसे तो नहीं करते। आपको मजा आता है, अब की बार पास, अगली बार देखता हूँ, अब अगली बार ये ट्राई करूंगा। गेमिफाई करो प्रोसेस को, आपको मजा आएगा, आपको ये काम हार्ड फील ही नहीं होगा, ठीक है। गाइडेंस आपको मैं बढ़िया दे ही रहा हूँ, इससे टॉप नॉच आपको गाइडेंस मिलेगी नहीं, क्योंकि मैं भी अपने काम में मेहनत कर रहा हूँ, हर एक चीज पर नजर रख रहा हूँ, आपको दी बेस्ट चीजें दे रहा हूँ, ठीक है। तो लगे रहो बस काम पे, डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। सिर्फ काम पे ध्यान दो आप इसके ऊपर। बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो में मिलता हूँ। और अपना फीडबैक दे देना भाई।